कि सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेना एफआईआर का विकल्प नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी खुद पहले एफआईआर को मैंडेटरी मानता रहा है और इस केस में अपना ही स्टैंड बदल रहा है। देखिए, सबसे कांग्रेस अपने हिसाब से अवलोकन कर रही है, जो बीजेपी अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर रही है, और हम लोग कानूनी हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारे प्रकरण पर जो सबसे ज्यादा जिसकी गुडविल, जिसकी साख पर प्रश्न चिन्ह लगा है, वह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। कल से चर्चा चल रही है, यानी कि 16/12/2025 से एक चर्चा चल रही है एक निर्णय की। माननीय श्री राहुल गांधी, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के फेवर में आए एक निर्णय की चर्चा चल रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से इसको देख रही है, बीजेपी अपने हिसाब से इसको देख रही है। कांग्रेस अपने समर्थन में इसका उपयोग कर रही है, बीजेपी अपने हिसाब से इसका व्याख्या कर रही है। लेकिन आज हम लोग राजनीतिक व्याख्या नहीं करेंगे। हम आज लोग जो इस निर्णय को देखेंगे, इस निर्णय को देखेंगे हम लोग कानूनी पहलू से इसमें क्या अहम इसका विश्लेषण है, उसको हम शुद्ध सरल हिंदी भाषा में करने का प्रयास करेंगे। हमारा वही प्रयास रहता है कि महत्वपूर्ण निर्णय का शुद्ध सरल विश्लेषण किया जाए। चूंकि यह एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय, सीबीआई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन हम लोग हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण करते हैं। लेकिन कल से चर्चा में का विषय है, कई मित्रों ने हमारा कहा है कि इस जजमेंट को भी हम लोग समझना चाहते हैं, एक इसका विश्लेषण लेकर आए। तो आज हम सभी की डिमांड पर विश्लेषण को लेकर आ रहे हैं। आज वही निवेदन, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे इस प्रयास को, यदि आपको अच्छा लग रहा है। और कहीं कोई कमी है तो हमें जरूर बताएं कि हमें कहां से कमी रह गई है। चलिए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस के अहम फैसले की, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए केस पर अदालत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह मामला जुड़ा है श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, यंग इंडियन और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हम जब भी इसको यूज करने जा रहे हैं वो एजेएल के नाम से यूज करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे ईडी का पूरा आरोप क्या है, इसका क्या कानूनी विश्लेषण है, कोर्ट ने क्या कानूनी विश्लेषण किया, और आखिर ईडी की कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। केस के बैकग्राउंड को समझते हैं, क्या केस का बैकग्राउंड है। नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी थी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एजेएल, जो थी। कांग्रेस पार्टी यानी एआईसीसी ने एजेएल को लगभग 90 करोड़ रुपए को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। ठीक है, नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाली कंपनी कौन थी? नेशनल हेराल्ड अखबार जो थी उसको चलाने वाली कंपनी थी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल। एजेएल चला रही थी नेशनल हेराल्ड अखबार को। कांग्रेस पार्टी ने यानी कि एआईसीसी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को लगभग 90 करोड़ रुपए का एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। 90 करोड़ का लोन दे दिया एजेएल को। एजेएल चला रही है हेराल्ड अखबार। साल 2010 में एक नई कंपनी बनी, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2010 में क्या कौन सी कंपनी बनती है? यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल से 90 करोड़ की वसूली का अधिकार दे दिया गया। बाद में यही लोन एजेएल के इक्विटी शेयर्स में बदल दिया गया और एजेएल की लगभग 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन के पास चली गई। अब देखिए यंग इंडियन में किस किस की हिस्सेदारी है। यंग इंडियन में श्रीमती सोनिया गांधी जी की 38% हिस्सेदारी, श्री राहुल गांधी जी की 38% हिस्सेदारी, यानी दोनों मिलकर 76% कंट्रोल के मालिक हो गए। जो इनकी शेयर होल्डिंग दे रहा है 76% का जो मालिकाना हक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पास आया। ईडी का आरोप था कि यही एक पूर्व नियोजित साजिश थी
जिसके जरिए एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति कंट्रोल में ले ली गई। यानी कि हजारों करोड़ रुपए की जो एजेएल की संपत्ति थी वह आपने कंट्रोल में ले ली और जो कंट्रोल में ले ली गई। अब ईडी का एलिगेशन क्या था? ईडी ने आरोप लगाया कि एजेएल की प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 755 करोड़ रुपए, 755 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टीज की कीमत आ रही है वो एजेएल की आ रही है। इन प्रॉपर्टीज से मिलने वाला रेंट और कंट्रोल, देखिए प्रॉपर्टीज से मिलने वाले रेंट और जो कंट्रोल है सब कुछ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ईडी ने कहा चीटिंग आईपीसी की धारा 420, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी आईपीसी यही शेड्यूल्ड ऑफेंस है। अब यहां से मेन आ रहा है कि चीटिंग आईपीसी का 420 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी आईपीसी यही शेड्यूल्ड ऑफेंस है जिसके आधार पर पीएमएलए केस बनाया गया। सबसे बड़ा कानूनी सवाल आया। अब सबसे बड़ा सवाल उठा जब चीटिंग और कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर ही नहीं है, ना तो चीटिंग की एफआईआर है ना कॉन्स्पिरेसी की, यानी ना तो सेक्शन 420 की एफआईआर है और ना सेक्शन 120 आईपीसी की एफआईआर है, तब पीएमएलए केस कैसे चलेगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस कैसे चलेगा? इस ईडी का कहना था एफआईआर जरूरी नहीं। देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कहना क्या था ईडी का कि एफआईआर जरूरी नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो शेड्यूल्ड ऑफेंस एग्जिट करता है। अब कानूनी पहलू क्या रहा है कि क्या अगर एफआईआर नहीं की गई है और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है पीएमएलए केस में तो शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? एक्यूज्ड का कहना था कि बिना एफआईआर के पीएमएलए केस कानून के खिलाफ है। यानी कि अगर आपने एफआईआर ही नहीं की तो बिना एफआईआर के पीएमएलए केस कानून के खिलाफ है। अब कोर्ट का एनालिसिस इसी बिंदु पे आना है कि क्या बिना एफआईआर के पीएमएलए केस कानून के खिलाफ है या नहीं है। इस पर पूरा का पूरा कोर्ट का एनालिसिस आया। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले था उसका अवलोकन किया। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर कोर्ट ने पूरा भरोसा जताया और कोर्ट ने साफ कहा पीएमएलए एक डिपेंडेंट लॉ है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ आपका है, पीएमएलए एक्ट जो है, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, एक डिपेंडेंट लॉ है। जब तक शेड्यूल्ड ऑफेंस लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक शेड्यूल्ड ऑफेंस लीगली रजिस्टर्ड नहीं है तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन सकता। शेड्यूल्ड ऑफेंस कौन सा? सेक्शन 420 आईपीसी, सेक्शन 120 बी आईपीसी। यानी कि ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड कैसे होंगे? एफआईआर के द्वारा। यानी कि जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं है तब तक पीएमएलए केस का ऑफेंस नहीं बन सकता। सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेना एफआईआर का विकल्प नहीं हो सकता। यानी कि सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस लेना एफआईआर का विकल्प नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी खुद पहले एफआईआर को मैंडेटरी मानता रहा है और इस केस में अपना ही स्टैंड बदल रहा है। देखिए सबसे कांग्रेस अपने हिसाब से अवलोकन कर रही है, जो बीजेपी अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर रही है और हम लोग कानूनी हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारे प्रकरण पर जो सबसे ज्यादा जिसकी गुडविल, जिसकी साख पर प्रश्न चिन्ह लगा है वह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी की प्रवर्तन निदेशालय की जो आपकी भूमिका है, इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टर है ईडी, उसकी जो साख है सबसे ज्यादा उस पर धब्बा लगा है। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि क्या ईडी को, जो खुद ही कहता आया आज तक कि शेड्यूल्ड ऑफेंस जरूरी है, उसके लिए एफआईआर जरूरी है, कैसे आप वो उसको मुकर गया? कैसे इस केस में, और आप हाई प्रोफाइल केस लेके आए हैं,
तो इसलिए कि सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर का विकल्प नहीं हो सकता। कोर्ट ने यही भी कहा कि ईडी खुद पहले ही मैंडेटरी मानता रहा, उस केस में अपना स्टैंड बदल रहा है, यानी कि क्यों ईडी ने अपना स्टैंड बदला, किसके कहने पे बदला, क्या था, यही प्रश्न लगते हैं। यही एक ईडी जैसे संस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें। तो सबसे ज्यादा प्रश्न लगा ईडी पे। अब कोर्ट का फाइनल कंक्लूजन इसमें क्या है? कोर्ट ने कहा शेड्यूल्ड ऑफेंस एफआईआर में नहीं है, शेड्यूल्ड ऑफेंस एफआईआर में नहीं है, इसलिए पीएमएलए कंप्लेंट प्रीमेच्योर है। इस स्टेज पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। यह फैसला, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुश होने के लिए भी जो खुश हो रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा तो आप बना सकते हैं, लेकिन खुश होने के लिए भी कितना है कि केस के मेरिट्स पर नहीं है ये फैसला। ये जो फैसला आ रहा है वो केस की मेरिट पर नहीं है, बल्कि प्रोसीजर और जुडिक्शन पर आधारित है। जो हम कह रहे हैं ईडी पे प्रश्न लगता है, बिना मेरिट के सिर्फ प्रोसीजर और जुडिक्शन पर जो सवाल उठ रहा हो तो ईडी पे प्रश्न लगना स्वाभाविक है। लेकिन देखिए होगा क्या, अब इसका जो मतलब क्या है, इसका मतलब यह नहीं है कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। ईडी चाहे तो, अब ईडी किसके हाथ में क्या है विकल्प है, ईडी चाहे तो प्रॉपर एफआईआर के बाद नया केस ला सकता है या हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो फैसला आया है वह ईडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों यह फैसला दिखाता है कि कानून में प्रोसेस उतना ही जरूरी है जितना एलिगेशन, यानी कि प्रोसेस को आप बाईपास नहीं कर सकते, प्रोसेस भी उतना ही जरूरी है जितना एलिगेशन। इसका जो मैं आपको जजमेंट की साइटेशन भी बता देता हूं, क्योंकि इसको स्क्रीन पे लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा जजमेंट है, पढ़ना चाहिए। और हम इसी तरीके की वीडियो लेके आते रहते हैं आपके सम्मुख। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से ना हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके साथ एक विश्लेषण करते रहे, एक अवलोकन करते रहे, जजमेंट का एनालिसिस करते रहे, विधि का एनालिसिस करते रहे। तो आपका एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा देता है। चलिए चर्चा करते हैं इसके केस की। जो हमारे साइटेशन की स्क्रीन पर आ गया होगा, आप स्क्रीन पर आप देख लें। इसका जो मैंने लगाया है एक स्क्रीन पर हमने बिल्कुल लगा दिया है, और ये है इन दी कोर्ट ऑफ डॉक्टर विशाल गोगने, स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई 24 एमपी एमएलए केसेस RADC CNR नंबर DLCT 11-000-301-2025 ECIR /15 HIU 2021 CC नंबर 14/2025 अंडर सेक्शन 3(4) रीड विद सेक्शन 70 ऑफ PMLA एक्ट PMLA 2002 और दी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट अब रूम नंबर का एड्रेस आ गया वर्सेस श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी 2 नंबर, 3 नंबर सुमन दुबे, 4 श्री सैम पित्रोदा, और 5वें में यंग इंडियन, और जो आपका 6 नंबर पे आ रहा है आपका डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, और 7वें में सुनील भंडारी। और वही इस जजमेंट की जो डेट आ रही है 16/12/2025 को। जस्टिस जो आ रहे हैं डॉक्टर विशाल गोगने, स्पेशल जज पीसी एक्ट 3/24 MPs-MLA केसेस RADC न्यू दिल्ली। तो यह है मित्रों एक निर्णय था जिसकी आज हम लोगों ने चर्चा की। इसी प्रकार नए नए निर्णयों को लेकर आपको सम्मुख आते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए निर्णय या विधि के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।